तो देखो भाई, कुछ कल भी हमने आप सबको वर्णमाला के बारे में कुछ ओरल बातें बताई थी, है ना। कुछ समान जानकारी दी थी, जैसे कि वर्ण क्या होता है, ठीक है ना, वर्णमाला क्या होता है, इन सब के बारे में पिछली क्लास में जानकारी दे चुके हैं। एक बार पुनः रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हिंदी में जो वर्णों की संख्या होती कितनी होती है, कुल वर्णों की संख्या की बात की जाए भाई हिंदी में, तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, ठीक है ना। कुल वर्णों की संख्या की बात की जाए तो कितने होते हैं, 52। अगर आपसे पूछ ले मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है हिंदी में, मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है बच्चे, तो ये होती है 44। कितनी होती है, 44। 11 होते हैं आपके स्वर, ठीक है ना, और 33 होते हैं व्यंजन। 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलाकर के कितने होते हैं, 44। यही 44 आपके मूल स्वर, सॉरी मूल वर्ण होते हैं, स्वर नहीं, मूल वर्ण होते हैं, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। अगर कभी आपसे कोई पूछ ले कि देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में कितने वर्ण होते हैं, तब भी आप क्या बताओगे, क्योंकि भैया आपकी पूरी हिंदी ही किस भाषा में लिखी, मतलब किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। आप ये जो काखा गागा आ ई उ ये सब लिखते हो, ये किस लिपि में लिखे जाते हैं, देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जानकारी मैंने कल आपको दे दी थी। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे करें कि वर्ण क्या होता है भाई, वर्ण क्या होता है, कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्ण क्या होता है, बताओ भाई। हाँ, जो भी कुछ हम मतलब ध्वनि निकालते हैं, सीधा ये कह दो कि ध्वनियों के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं लिखित रूप में, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्योंकि बच्चे अगर आप आ ई उ कुछ भी लिखो, आ ई उ, या फिर आप लिखो का, ठीक है ना, खा गा या तक कुछ भी लिखो, कोई भी वर्ण लिखो, इनको भी क्या कहोगे आप, वर्ण ही कहोगे। और अगर आपने ए बी सी डी ई जेड तक कुछ भी लिखोगे तो इसको भी क्या कहोगे आप, वर्ण ही कहोगे ना। बस फर्क क्या है, आप भाषा शब्द जोड़ दोगे और कहोगे कि भैया ये हिंदी के वर्ण है और ये किसके वर्ण है, अंग्रेजी के वर्ण है। तो ये अंग्रेजी और हिंदी क्या हो गई, भाषा हो गई। अंग्रेजी और हिंदी क्या हो गई, भाषा हो गई। एक एक बात अच्छे से समझना, ठीक है ना भाई। ये सारी बातें पिछली क्लास में हम लोग कर चुके थे, परिभाषा भी मैंने आपको लिखा दिया था, ठीक है ना। आगे बढ़े भाई, यहां तक तो बात हो गई थी ना, ठीक है। आगे हमने आपको बताया था कि हिंदी में जो वर्ण होते हैं, हिंदी में जो वर्ण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं बच्चे, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। खैर हिंदी हो या संस्कृत, वर्णों की संख्या दो ही होती है, ठीक है ना। बाकी वो आगे समझेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के। बाकी वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, वॉवेल, और इसको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है। अब बात करिए यहाँ पे, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी लिखोगे आप, 33। अब ये नहीं कि 52 में से 11 घटा दिए तो 41 लिख दोगे, होते वो भी हैं, लेकिन वो कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं, कुछ उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं ना, तो वो अलग होते हैं। लेकिन मूल हिंदी के जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 33 होते हैं। मूल हिंदी के व्यंजन, वर्ण नहीं, व्यंजन की बात कर रहा हूं, व्यंजन 33 ही होते हैं, ठीक है ना भाई। तो मैंने यहां तक भी कल बात कर लिया था, ठीक है ना। तो जो नए हैं और ऑनलाइन दोनों वालों को क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात यह है, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि स्वर, स्वर क्या होते हैं भाई, स्वर क्या होते हैं, ऐसे वर्ण, सुनिए बात ध्यान से, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में होता है या स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। मतलब उनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अर्थात स्वतंत्र उच्चरित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं।
और ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आपका लिखा है आ, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे आपका लिखा है ई, उदाहरण के लिए आपका लिखा है ऊ, ठीक है ना। अब बच्चे इनके और छोटे रूप नहीं हो सकते हैं, इनके और छोटे रूप नहीं हो सकते हैं। ये सबसे मूल अवस्था में लिखे हुए हैं। हाँ, इनके स्थान पे ही जैसे लिख दिया जाए बड़ा आ, इसमें हो जाएंगे दो वर्ण, एक छोटा आ और दूसरा भी क्या हो जाएगा? छोटा आ ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे हो जाए ई तो ये छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलकर के क्या करेंगे? बड़ी ई का अर्थात दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है ना। लेकिन व्यंजन की अगर हम लोग बात करें, अच्छा यहाँ तो सर फिर यहाँ पे बात आई कि सर यहाँ पे तो दो वर्ण मिल रहे हैं, यहाँ पे तो, लेकिन बच्चे दोनों एक ही जाति के हैं ना, किसी अन्य की तो आवश्यकता नहीं पड़ी ना। मतलब एक ही घर की बात हो गई तो फिर कोई अन्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया भाई? यहाँ पे क्या होगा कि दूसरी जाति कह सकते हो या दूसरे व्यक्ति से यहाँ पे सहायता लेनी पड़ेगी। अर्थात यहाँ पे जो बड़ा फूलेंगे वो मंगनी के माठा से फूलेंगे, घर में माठा नहीं मिलेगा इनमें। जैसे लिखा है आपका का, ठीक है ना, का। अब का में दो वर्ण है भाई, ठीक है ना। का में दो वर्ण है, एक तो आपका इसमें आधा का है और एक क्या है? आ है। अर्थात इसमें ये दोनों क्या है? ध्वनियां हैं, दो ध्वनियां। इसमें इस का वर्ण में दो ध्वनियां हैं, इसमें एक ही ध्वनि है आ, शुरू से लेके अंत तक में आ का ही उच्चारण हो रहा है। इसमें भी कहो तो आ, थोड़ा धीरे कहोगे क्योंकि कम वायु खर्च करना है इसमें। इसमें ई कहोगे, इसमें ऊ कहोगे, इनमें क्या कहोगे भाई? आ। तो जैसे दो आ को मिला के बोलना है इसमें आपको, इसमें इतना वायु खर्च करनी है जितना इसमें दो में खर्च करोगे, ठीक है ना। मतलब इसमें दो आ की मात्रा लगेगी। आई बात समझ में? दो की शक्ति लगेगी, ठीक है। इसमें भी क्या लगेगा? दो की शक्ति लगेगी, लेकिन इनमें दो अलग अलग की शक्ति लगेगी। तो इसलिए कहेंगे इसमें दो प्रकार की ध्वनियां मिलकर बनेगी, ठीक है ना। एक का की ध्वनि है और एक आ की। उदाहरण के लिए जब आप अंग्रेजी लिख रहे होते हो तो क्या लिखते हो? के और ए लिखते हो इसको, का। अब यही के लिए भी प्रयोग होता है और यही बड़ा का के लिए प्रयोग होता है। कभी कभी बड़ा का के लिए बड़े ऐसे का प्रयोग करते तो नहीं तो केवल ये क्या होता है? के और ए का ही प्रयोग होता है। तो भाई इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि पहले क का उच्चारण हो रहा है और फिर किसका उच्चारण हो रहा है? आ का। पहले का उच्चारण हो रहा है और फिर अंत में किसकी ध्वनि निकल रही है? आ की ध्वनि निकल रही है। अर्थात इसमें दो ध्वनियों का मिश्रण। बात समझ में आई? ठीक है ना। इसलिए व्यंजन को क्या कहते हैं कि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। अब पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले क्या? स्वर। सबसे पहले पढ़ते हैं भाई स्वर, ठीक है ना। चाहो तो आप हेडिंग बना लीजिएगा जैसा भी है आप लोग, ठीक है ना। अब वीडियो भी आपको मिल जाएगा तो घर पे बैठ के भी लिख सकते हो, वो समझ लो मेरे ध्यान से। स्वर, परिभाषा और इसके अक्षर कितने होते हैं ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। परिभाषा क्या होती है कि जो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाएं, ये उच्चरित हो, ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 11, ठीक है ना। लेकिन बच्चे कभी भी आपसे पूछ ले कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, आपसे पूछ ले मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वरों की संख्या, ठीक है ना। 13, 11 वाले कौन कौन है? कितने होते हैं? खोपड़ी लड़ा देंगे तुम लोग का। हाँ 13 बोले ना, हम तभी तो लड़ाएंगे खोपड़ी दीवार में। अरे महाराज हटिंग न चले तो तुमको सही कूट दे सकता हूँ पहले तो। अरे पगलो, हमने क्या पूछा यहाँ पे? मूल स्वर पूछा है, मूल स्वर। अरे मूल स्वर कितने होते हैं भैया? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4, ठीक है ना। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से मूल स्वर होते हैं? आ,
ई, ऊ और री, ऋषि याद है ना, री, ये चार होते हैं आपके मूल स्वर। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। री हिंदी में छोटा बड़ा यही होता है दोनों। संस्कृत में ये अलग हो जाता है, यहाँ पे ये ऐसे होके ऐसे हो जाता है। तो जब इसकी मात्रा लगाते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे क्री लिखना है ऐसे करके, तो एक ऐसे और कर देते हैं, ये बड़ा री हो जाता है। इस बड़ा री का जो हिंदी में लिखोगे ये वाला री लिखोगे, ठीक है ना। और ये वाले री का यही मतलब होता है री। हिंदी में इस री का मतलब ये वाली री होती है, छोटी, रा में छोटी की मात्रा। तो चाहे रा में छोटी की मात्रा लिखो, चाहे री लिख दो डायरेक्ट, ठीक है ना। आप देखेंगे कई जगह पे लिखा होता है ऋतु, ठीक है ना, ऋतु ऐसे लिखा होता है, और कहीं कहीं लिखा होता है ऐसे। देखा है ना भाई, अंग्रेजी में देखोगे दोनों की स्पेलिंग एक जैसी है, तनिक भी अंतर नहीं है अंग्रेजी की स्पेलिंग में, दोनों की स्पेलिंग एक जैसी। क्यों? क्योंकि ध्वनि, हिंदी की जो ध्वनि है वो दोनों की एक जैसी है, और हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। पता है कि नहीं पता है? हाँ, ये पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चार आपके क्या होते हैं? मूल स्वर। अब इन्हीं चारों मूल स्वर से ही आपके अन्य स्वर बने हुए हैं, वो चाहे दीर्घ बना हो और चाहे संयुक्त स्वर बना हो, सब इसी से बने, ठीक है। तो जो आपके स्वर है भैया, मूल रूप से अगर बात किया जाए स्वरों के प्रकार की, ठीक है ना, स्वरों के प्रकार की बात किया जाए तो पहली बात जानिएगा, ठीक है ना, पहली बात जानिएगा स्वर के जो प्रकार होते हैं। देखिएगा भाई, स्वर के जो प्रकार हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मतलब इनकी उत्पत्ति कैसे कैसे की गई। अगर उत्पत्ति की बात किया जाए, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला तो हो गया मूल स्वर। कौन सा हो गया बच्चे? मूल स्वर। इसी को जब मात्रा में पढ़ोगे तो वहां हास्य स्वर कह देते हैं। हास्य का मतलब छोटा, ठीक है ना, या फिर कुछ लोग यहीं पे प्रयोग कर देते हैं मूल स्वर या हास्य स्वर, है ना, यहीं पे लिखा देते हैं। तो कोई बात नहीं, जो मूल स्वर होते हैं वही हास्य स्वर होते हैं, जो हास्य स्वर होते हैं वही मूल स्वर होते हैं, ठीक है। दूसरा बच्चे इसमें होता है आपका दीर्घ स्वर। अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये दूसरा होता है दीर्घ स्वर, ठीक है ना, दीर्घ स्वर। और तीसरे की बात करें बच्चे तो ये होता है संयुक्त स्वर, ठीक है ना। और संयुक्त स्वर को ही क्या कहते हैं? विजातीय स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर को क्या कहते हैं? विजातीय स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? सजातीय स्वर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सजातीय स्वर कहते हैं, और इसे विजातीय स्वर कहते हैं। विजाति का मतलब क्या होता है? 2 जातियां मिलकर, और सजाति का मतलब 2 एक जैसी जातियां मिलकर। आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मूल स्वर क्या होते हैं, ऐसे स्वर, ठीक है ना, ऐसे वर्ण जिनका और खंडन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, ऐसे वर्ण जिनका, ऐसे स्वर वर्ण, ये जो कह सकते हो ना कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण खंडन और नहीं किया जा सकता है, मूल ध्वनि में उच्चारित होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। अगर कभी दीर्घ स्वरों की संख्या यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे पूछ ले तो बच्चे केवल 3 होती है, क्योंकि बाकी जो होते हैं वो 4 होते हैं आपके कौन से? संयुक्त। तो 4 4 8 3 11। वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो मूल स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। अब वो कौन कौन से होते हैं? अब पूरे जानो कौन कौन से होते हैं भाई। तो सबसे पहले तो इसमें हो गया आपका अ, फिर छोटा ई, फिर छोटा उ और री। ये 4 आपके मूल क्या होते हैं? स्वर होते हैं। फिर अगर दीर्घ स्वर की बात करें हम लोग या सजातीय स्वर की बात करें भाई, ऐसे वर्ण, ठीक ना, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मूल स्वर या कह सकते हो ह्रास्व स्वर यहां पे होता है, हा के बाद ऐसे ये होता है री। ठीक है ना, ये क्या होता है? री। मतलब हा लिखा है आपने
और हा में आपने ऐसे लगा दिया तो ये लिखा जाता है हा और री। ये री ऋषि की मात्रा होती है, री होता है ना उसकी मात्रा होती है री, तो ये इसको पढ़ोगे हृ, और इसके आगे शब्द जुड़ा होता है दय, तो हृदय ऐसे लिखा जाता है। और ह्रास कैसे लिखा जाता है, तो बच्चे ह्रास में आप लिखोगे, आपका जैसे ये लिखा है हा, थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे तो ये सबको समझ में आएगा ना। जैसे ये लिखा है हरा, मतलब हा लिखा है, हा में बच्चे ऐसे रा लगाओगे, जैसे आप ग्रा में ऐसे लगा देते हो रा, वैसे यहाँ पे रा लगाओगे, ये हो जाएगा हरा, हा के बाद रा, हरा, और ये क्या हो जाएगा हरि, तो हृदय, और ये ह्रस्व, ह्रास हो गया, ये क्या हो गया ह्रास, तो ह्रास तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, मूल या ह्रास स्वर। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मूल स्वर, जिनके उच्चारण में मूल स्वर या ह्रास स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, ठीक है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मूल स्वर या ह्रास स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। कौन कौन से दीर्घ स्वर होते हैं भाई, जैसे आपका हो गया दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, ठीक है ना, ये तीन आपके क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इधर संयुक्त स्वर की, ठीक है ना, संयुक्त स्वर की बात करते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में दो अलग अलग स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए दो अलग अलग स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं भाई, उन्हें विजातीय या संयुक्त स्वर कहते हैं, उन्हें विजातीय या संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझिएगा, जैसे यहां पे लिखा है आपका ए आई ओ औ, दिख रहा है ना भाई, औ, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए संयुक्त स्वर। अगर यहीं पे हम लोग बात करें कि इनको विजातीय स्वर क्यों कहते हैं, ठीक है ना भाई, चलिए यहां पर समझ लेते हैं विजातीय स्वर क्यों कहते हैं। तो बच्चे अगर आप देखो आ में, तो आ में दो एक जैसी ही ध्वनियां मिली हुई हैं, आ में दो एक जैसी ध्वनियां मिली हैं। कौन कौन सी ध्वनि है, एक तो भाई छोटा आ और दूसरा भी कौन सा है, छोटा आ, तो दोनों एक ही जाति के हुए कि नहीं हुए, बस केवल एक का क्या हो गया, दोबारा उसका अनुप्रास हो गया है, ठीक है ना, दोबारा उसका प्रयोग कर, आवृत्ति कर दी गई है, और बस क्या हो गया कि दोनों को मिला के जब एक साथ आवृत्ति करोगे तो तेजी से बोलना पड़ेगा आपको, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा मात्रा लगेगी बोलने में, तो इसलिए क्या हो गया ये आ, ठीक है। और इसमें क्या हो गया भाई, इसमें भी एक तो छोटी ई है और दूसरी भी कौन सी है, छोटी ई है, मिलके बड़ी हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, छोटा ऊ हो गया और यहाँ भी छोटा ऊ हो गया, दोनों मिलके क्या हो गए। अब ये बताओ दोनों भाई मतलब दोनों सजाती हुए कि नहीं हुए, इसीलिए इन तीनों ही दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं, सजाती स्वर भी कहते हैं। इन तीनों दीर्घ स्वरों को क्या कहते हैं, सजाती स्वर भी कहते हैं। और जब मात्रा के आधार पे पढ़ोगे, मेरी बात ध्यान समझो, मात्रा के आधार पे पढ़ोगे तो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर दोनों ही किसमें प्रयोग होंगे, दीर्घ मात्रा में प्रयोग होंगे। मात्रा के आधार पे ये और ये दोनों दीर्घ मात्रा में बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पे यहाँ पे तीन पढ़ोगे, क्योंकि इनकी उत्पत्ति देखो कैसे हो रही है। पहले किसकी उत्पत्ति हुई भाई, आ ई उ, सिंपल तरीके से इन छोटे चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई, ठीक। इन्हीं तीनों से देखो यहाँ पे बने कि नहीं बने भाई, बात समझो, बात को ध्यान से समझो। छोटा आ छोटा मिल से क्या बन गया, इसी छोटी ई से दो बार छोटी को मिलाया तो क्या बन गया, दो बार छोटे ऊ को मिलाया तो क्या बन गया, तो क्या इन्हीं तीनों से तीनों नहीं बने हैं। तो बच्चे मूल तो ये हो गए ना,
मूल तो यही हुए कि नहीं हुए, तो इन मूल वर्णों से क्या हो गए, दीर्घ ध्वनि बन गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं संयुक्त में। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, ऐ को इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ऐ को इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, एक। अब एक की अगर हम लोग बात करें तो इन बच्चे दो वर्ण हैं, एक तो भैया कौन सा इसमें आ है और एक है आपका ई, ठीक है ना, आ और ई मिलके क्या बना है, ए। और जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें आ या आ, छोटा या बड़ा दोनों कर सकते हो, ठीक है ना, प्लस बड़ी ई, ये दोनों मिलके क्या बने हैं, आई। इसको ए नहीं बोलते, इसको आई बोलते हैं, क्योंकि अंत में ई का उच्चारण करना होता है आपको। जैसे का के बाद आ का उच्चारण करना पड़ता है, का में अंत में आ का उच्चारण करना पड़ता है, उसी प्रकार यहां आ में ई का उच्चारण अंत में करना पड़ता है, तो इसको कहोगे आई। ठीक है, उसके बाद अगला आता है ओ। ओ को भैया क्या पढ़ोगे आप, आ और उ, ठीक है ना, आ और छोटा उ मिलके क्या बनेगा, औ। नहीं है तो दोनों मिला के पढ़ के देखो, आ और उ लिखा है, अब दोनों को फ्लो में पढ़ो, औ औ बनना है ना। अब जब दोनों को और फ्लो में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपसे ओ की ध्वनि निकल के आएगी, ओ ओ ओ की ध्वनि निकलेगी। उसके बाद इधर क्या लिखा हुआ भाई, आपका ओ लिखा हुआ है, ठीक है ना। औ में क्या है बच्चे, औ में आपका आ या बड़ा आ या बड़ा आ, और इसमें क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपका बड़ा उ। इसमें क्या मिलेगा आपका बड़ा उ, इधर नहीं दिखेगा ऑनलाइन वालों को, उनको यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, ठीक है ना। हाँ, जैसे आपका लिखा है औ, तो औ में भैया आ या तो आ, ये दोनों मिलेंगे किससे, बड़े उ से, तो ये क्या बन जाएगा आपका औ बन जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से रखना, समझना यहां से कि कौन से वर्ण मिलके कौन से मतलब यहाँ पे स्वर बन रहे हैं, क्योंकि इसका काम कहां पे आएगा आपका, जब आगे संधि पढ़ोगे तो वहां भी इसका काम आएगा, ठीक है ना। जब दीर्घ संधि पढ़ोगे तो दीर्घ संधि में आप, क्योंकि दीर्घ संधि किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि के अंतर्गत आती है, तो वहां स्वरों का बड़ा खेल होता है भाई, ठीक है ना। इतनी बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है भाई, नहीं समझ में, ठीक है ना। इतनी बात समझे, देखो परिभाषा के साथ में लिखा है, जिसको लिखना है फटाफट लिख सकते हो, या फिर आप बाद में इसको घर पे बढ़िया से देख करके लिख लेना आप, ठीक है ना, यहाँ समझते रहो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए आगे बात करते हैं मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना भाई। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, 3 प्रकार से। लेकिन उससे पहले बात समझो कि भैया स्वरों में मात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, स्वरों में मात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। जैसे आपका कोई शब्द लिखा है, मान के चलो यहां पे लिखा है राम, ये सिंपल सा लिखा है राम, जो आप प्रयोग करते हो हमेशा, ठीक है ना। अगर इसी को भाई साहब लिखा जाए यहां पे, ठीक है ना, अगर यहां पे ऐसे लिख दिया जाए रा के बाद आ, और फिर लिख दिया जाए यहां पे मां, लिखा तो वही है भाई, रा के बाद आ की मात्रा लगी, मतलब आ लिखा, मात्रा नहीं लगी, आ लिखा है, तो राम, बात तो वही हो गई। लेकिन सोचो जरा, अगर कोई बड़ा सा शब्द लिखा हो, कोई बड़ा शब्द लिखा हो, ठीक है ना, तो उस शब्द को लिखने में कितने आपको जगह की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारी जगह की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं, कोई आप शब्द सोच के देखो जो बड़ा सा लिखा हो, हाँ नहीं, तिरुवनंतपुरम, रामधारी सिंह, चलो रामधारी ले लेते भाई, ठीक ना। जैसे लिखा है रामधारी, ठीक है ना, ये तो आपका जनरली जो अब वर्तमान में प्रयोग होता है मात्रा के आधार पे। अगर इसमें मात्रा ना लगा के
मात्रा ना होती, सपोज करो मात्रा ना होती और मात्रा के स्थान पे स्वरों का ही प्रयोग किया जाता, तो कैसे इसको लिखा जाता भाई? यहाँ पे लिखा जाता रा, और रा के बाद लिखते आ, फिर लिखते माँ, माँ के बाद लिखते धा, और धा के बाद लिखते आ के बाद लिखते रा, और रा के बाद लिखते। अब ये लिखा होता भाई रामधारी, ये क्या लिखा होता? रामधारी लिखा होता। अब इसको आधे राम पढ़ते, आधे राम धनई भी पढ़ते, है ना भाई? पढ़ते कि ना पढ़ते? तो बच्चे इसी को